So yes, a very good afternoon to all. Let's start and welcome you all in this lecture. आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में और नरेशन का बेसिक जो क्या है उसके बारे में एक लेक्चर मैं पहले ही डिलीवर कर चुका हूँ. So आप सबका स्वागत है आज इस सेकंड लेक्चर के अंदर. So बच्चों, नरेशन के अंदर सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है. नरेशन चलती है एनी सेंटेंस इज इक्वल टू अफर्मेटिव सेंटेंस. उसके बाद मेनली कोई टेंस होता है वो किस में आके चेंज होगा, पास्ट में चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस. और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि पास्ट टेंस में है तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा. तो आज जो है कुछ जर्नल रूल्स कर लेते हैं. ओके, आया समझ में. और ये जनरल रूल्स जो हैं वो किस में फॉलो होंगे, ये फॉलो होंगे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में. ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट. ठीक है, किस में काम करेंगे, केवल का केवल जनरल कॉन्सेप्ट क्या है जो सब में काम करेंगे, जो सब में काम करेंगे, पहले वो सीखना है. तो जनरल कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, क्या करना है, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट है, पता होगा. सबसे पहले करना ही क्या होता है, किसी भी डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है. किसके आधार पे चेंज होगी, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के आधार पे. इसका आधार क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के आधार पे. रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के आधार पे चेंज होगा. क्या होगा भाई, रिपोर्टिंग वर्ब. क्लियर है आप सभी को ये. उसके बाद नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है बेटा, हाँ भाई, उसके बाद टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस, टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच, of a direct speech. We need to connect. ठीक है, we need to connect while changing. We need to connecting words while changing direct speech to indirect speech. ठीक है, हमें कनेक्ट करना होता है इस, या कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज करना होता है. कनेक्टिंग वर्ड्स इसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कंजंक्शंस. ठीक है, क्लियर है, हमें कंजंक्शन का यूज करना होता है. और ये सब कनेक्टिंग वर्ड्स किसके अकॉर्डिंग आएगा, किस लिए आता है, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करने के लिए. आपने देखा होगा रिपोर्टेड स्पीच किसमें होता है, इन्वर्टेड कोमास के बीच में होता है रिपोर्टेड स्पीच. इन कोमास को रिमूव करने के लिए आपको एक कनेक्टिंग वर्ड या फिर कंजंक्शन का यूज करना पड़ता है. और ये किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ना, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के आधार पे डिसाइड होगा, वाक्य के आधार पर. ठीक है,
किसके बेस के ऊपर? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के ऊपर कि कनेक्ट कंजंक्शन क्या आएगी। अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग वेरी करती हैं। आया समझ में? उसके बाद अब है नंबर 3, जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर 3 है बेटा, तो वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन का जनरल जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के तहत वो चेंज होगा। ये फॉर्मूला लगेगा किसमें? चेंज ऑफ प्रोनाउन में। तो वो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। तो अपॉन में फर्स्ट पर्सन है तो ये लगेगा बेटा रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज होगा। क्या? फर्स्ट पर्सन किसका? रिपोर्टेड। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच आएगा। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन है बेटा, तो सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। क्लियर है? ये जो चेंजेस हैं वो कब तक रहेंगे? जब तक रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन जो है रिपीट होते रहेंगे, तब तक ये चेंजेस होते रहेंगे। क्लियर है? चाहे वो रिपोर्टेड वर्ड का सब्जेक्ट हो, चाहे पॉजिटिव केस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, ये चेंज होंगे। आ गया समझ में? प्रोनाउन तो चेंज होंगे ही होंगे। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? लेकिन यहाँ कोई आधार नहीं है इस चीज का कि आपको रिपोर्टेड स्पीच का ही सेंटेंस देखना है, उसी के आधार पर चेंज होंगे। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार लेके आओ, उसका प्रोनाउन लगाना है। क्या लगाना है? उसका प्रोनाउन। और सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो। और थर्ड पर्सन है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद नंबर 4 जनरल कॉन्सेप्ट क्या लगता है? तो नंबर 4 सबसे पहला है बेटा वो अगला है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, ठीक है, ये अगला है आपका चेंज ऑफ टेंस। और इसके बाद नेक्स्ट पे क्या फॉर्मूला लगेगा? नेक्स्ट पे फॉर्मूला लगेगा आपका चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। चेंज ऑफ other parts of sentence, change of other parts of a sentence of reported speech। sentence कौन सा? reported speech के other part को भी क्या करना है? change करना है। change of other parts of a reported speech, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ टेंस जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ओके, चेंज ऑफ टेंस क्या रहेंगे? बहुत ही छोटे से बॉक्स में आपको सब समझाऊंगा, ठीक है। ये वाली सारी जगह मैं यूज करने वाला हूं और उस साइड ताकि मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करवा सकूं सारी। तो चेंज ऑफ टेंस क्या है? एक्चुअल में यहाँ पे चेंज किसका है? हेल्पिंग वर्ब का चेंज होता है। टेंस में हेल्पिंग वर्ब का ही मेन फंडा है, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज कर जाती हैं। क्लियर है? जैसे अब आपकी फॉर एन एग्जांपल डू डज है, डू डज है तो कुछ टेंस में आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसका क्या बन जाएगा? गेट। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए एक तरफ कौन सा है? ये वाला जो हिस्सा है ये डायरेक्ट स्पीच वाला हिस्सा है, डीएस लिख रहा हूं उसके लिए। और इस तरफ जो हिस्सा है ये इनडायरेक्ट स्पीच का हिस्सा है, इस तरफ आईएस लिख रहा हूं। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद डू डज हो तो डिड में चेंज कर दो। यदि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो किस में चेंज कर दो? सेकंड फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे बच्चों? मान लीजिए अब आपका यहाँ पे इज, एम और आर है,
तो इज एम आर चेंज हो जाएगा वाज और वर में, ठीक है। उसके बाद मानिए यहाँ पे आपका हैज और हैव है, ये चेंज हो जाएगा हेड के अंदर, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए हैज या हैव और प्लस बीन है, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा हैड बीन में, क्लियर है। उसके बाद हाँ, उसके बाद आगे क्या चेंजेस रहने वाला है, तो बच्चों यहाँ पे जो चेंजेस रहेंगे वो यहाँ पे लिख रहा हूं। देखिए अगर यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में ये तरफ इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर यहाँ डायरेक्ट स्पीच में आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आया हुआ है तो ये हेड में चेंज हो जाएगा, हेड प्लस V3 में। उसके बाद यहाँ पे यदि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है तो ये चेंज हो जाएगा हेड प्लस V3 के अंदर, ठीक है, क्लियर है, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे मान के चलिए आपका वाज वर है, वाज या वर है तो चेंज हो जाएगा बच्चों अब आपका ये हेड बीन में, किसमें, हेड बीन में, क्लियर है। या डायरेक्ट स्पीच में ये सब आया हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंजेस रहने वाले हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस समय, ये सब चेंजेस रहने वाले हैं कौन से स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में। एक बार फिर से रिपीट करूं इसको क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि फर्स्ट फॉर्म है, यदि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है सेकंड में चेंज हो जाएगी, डू डज है तो डिड में चेंज हो जाएंगे, इज एम आर है तो वाज वर में चेंज हो जाएगा, हैड हैव है तो हेड में चेंज हो जाएगा, हैड हैव बीन है तो हेड बीन में चेंज हो जाएगा, V2 है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, डिड है यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, किसमें चेंज होगा, हेड में, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ये वाज वर कौन से टेंस में आया, अब ये पास्ट कंटीन्यूअस में, किसमें चेंज हो जाएगा, हैज बीन में चेंज हो जाएगा, हेड बीन में, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैं क्षमा चाहूंगा, हेड बीन में ये चेंज हो जाएगा, क्लियर है, ओके। वाज वर किस में चेंज होगा, हेड बीन में चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये आपको सेंटेंस का ध्यान रखना है, टेंस के साथ सेंटेंस का भी ध्यान रखना होगा, क्लियर है। अब जो है मैंने कहा चेंज ऑफ टेंस की पूरी सीरीज आपको लिखवा दी है, अब है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो चेंज, तो अदर पार्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे एक टेबल बनवा रहा हूं, इसको देखो बच्चों आराम से नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे यदि दिस है रिपोर्टेड स्पीच में, तो यहाँ पे मैं, हाँ रिपोर्टेड स्पीच नहीं डायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच है, तो यहाँ पे अगर दिस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसका डेट हो जाएगा, यहाँ पे दीज है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसका दोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि यहाँ पे हेयर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसका देयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मे है तो यहाँ पे माइट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे यदि माइट हो जाएगा, यदि यहाँ पे आपका कैन है कुड हो जाएगा, ठीक है। शैल है शुड हो जाएगा, शैल है शुड हो जाएगा, विल है वुड हो जाएगा, ठीक है, वुड हो जाएगा। एगो है बिफोर हो जाएगा, उसके बाद नाउ है देन हो जाएगा, नाउ है देन हो जाएगा, क्लियर है। ये टेबल यहां तक आपको क्लियर है। अब यहां से एक छोटी सी टेबल और बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ये है आपकी डायरेक्ट स्पीच में और यहाँ पे है इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हेंस, हाँ भाई हेंस, उसके बाद ये हेंस में क्लियर हो जाएगा, हेंस हेंस, ठीक है। उसके बाद नाउ देन हो गया, एगो बिफोर हो गया, यस्टरडे है यस्टरडे,
तो यस्टरडे का हो जाएगा द लास्ट डे भी आ सकता है, द प्रीवियस डे भी आ सकता है, द प्रीवियस डे। क्लियर है? द प्रीवियस डे। उसके बाद या इसकी जगह क्या आ सकता है बच्चों? द लास्ट डे। क्लियर है? उसके बाद अब आपका टुमेरो है, यहाँ पे मान के चलिए टुमेरो, तो टुमेरो का हो जाएगा द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। ठीक है? द फॉलोइंग डे या द कमिंग डे। क्लियर है? ये सब यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। ओके, तो ये अदर पार्ट्स, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये सब चेंजेस होने वाले हैं। दिस का डेट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, उसके बाद हेंस का हेंस हो जाएगा, ये मैंने लिखा हेंस का हेंस हो जाएगा। उसके बाद टुडे का डेट डे हो जाएगा, टुडे का डेट डे हो जाएगा। क्लियर है? डेट डे हो जाएगा। ठीक है? टुडे डेट डे हो जाएगा, नाउ देन हो जाएगा। उसके बाद यदि यदि थस दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है तो यहाँ पे सो हो जाएगा इनडायरेक्ट में। ठीक है? 10 है तो सो हो जाएगा। उसके बाद टुनाइट है, डेट नाइट हो जाएगा। यदि टुनाइट है यहाँ पे तो इसका डेट नाइट हो जाएगा। ठीक है? टुनाइट है तो डेट नाइट हो जाएगा। टुडे डेट द यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर यस्टरडे, द 2 days बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुनाइट दैट नाइट, दिस डे दैट डे, द डे आफ्टर टुमारो इन 2 days टाइम, लास्ट डे द प्रीवियस डे और नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे। ठीक है? और आपका नाउ एगो है वो बिफोर में चेंज हो जाएगा। तो ये सब आप क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। फिर भी देखिए, मैं कभी भी यहाँ पढ़ाई के माध्यम से, किसी भी लेक्चर के माध्यम से फॉर्मेलिटी नहीं करता। ठीक है? या मुझे व्यूज से भी कोई ज्यादा वो नहीं होता कि मैं ये व्यूज के लिए यहाँ पे वीडियो लेक्चर शूट करता हूँ। देखिए, नॉर्मली आपको YouTube चैनल्स के ऊपर जो है आधी अधूरी जानकारी दी जाती है, लिटिल नॉलेज दी जाती है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ठीक है? अच्छा सा थंबनेल बना के बीच में ऐसे ही 2-4 मिनट के अंदर स्मार्ट सी प्रेजेंटेशन देके उससे सीखा नहीं जा सकता। या मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पूरा लेक्चर एज यूजुअल रिकॉर्ड करता हूं जो ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं। ठीक है? और उसमें किसी प्रकार की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, प्योर टीचिंग होती है, प्योर सिखाया जाता है, समझाया जाता है। एक बार फिर से, चूंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था तो मैं इसको दोबारा दोहरा दूं, दोबारा आपको क्लियर कर दूं। यदि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट बनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। उसके बाद यदि आपका मान के चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसका पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और यदि पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। जहां तक बात है फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो विल का वुड बनेगा, शैल का शुड बनेगा। जहां पे इसके साथ हैव आएगा वो एज इट इज रहेगा, वो वुड हैव हो जाएगा, शुड हैव हो जाएगा। जहां पे इसके साथ बी आएगा तो वुड बी, शुड बी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और जहां इसके साथ बीन आएगा तो वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, ऐसे आ जाएगा। आई और बी के साथ वो एज यूजुअल आपको पता ही है जो आपने टेंसेस में पढ़ा है। क्लियर है? उसके बाद अदर पार्ट्स के चेंजेस क्या रहते हैं? दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा, विल का वुड, कैन का कुड, शैल का शुड, मे का माइट, उसके बाद नाउ का देन। उसके बाद ये 10 दिया हुआ है तो इसका सो हो जाएगा, टुनाइट का डेट नाइट हो जाएगा, टुडे का डेट डे हो जाएगा, टुमारो का द फॉलोइंग डे, द कमिंग डे हो जाएगा, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द लास्ट डे हो जाएगा, और हेंस का हेंस हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? तो बच्चों ये क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, चाहे सेंटेंस आपका कोई भी क्यों ना हो। इज दैट क्लियर? ये जनरल कॉन्सेप्ट है और ये एप्लीकेबल रहते हैं पूरे किसके ऊपर, पूरे नरेशन के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ये सारे के सारे जनरल कॉन्सेप्ट हमारे एप्लीकेबल रहेंगे इस पूरे टॉपिक के ऊपर। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है आपको? यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से आप समझ के अब हम आगे चलेंगे इस टॉपिक के अंदर। इज दैट क्लियर? तो ये तो मैंने वो जनरल रूल्स बताए हैं जहां पे आपको हर सेंटेंस में हर बार नरेशन में इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अब जो है कुछ खास कॉन्सेप्ट क्या है, ओके, वो अब मैं आपको करवा रहा हूं। तो इसको अब मैं इरेज कर रहा हूं, यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि कोई दिक्कत है तो। सो आगे चलेंगे हम और अब आप करेंगे इसका स्लाइड नंबर 2, यानी जनरल कॉन्सेप्ट करने के बाद बच्चे को कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो अगला किया जाना चाहिए, उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या रहने वाला है, देखिए ये तो पढ़े जो चीजें एप्लीकेबल रहेंगी सब कंडीशंस में। अब हम पढ़ रहे हैं रेयर केसेस। ठीक है, रेयर केसेस आया समझ में? रेयर केसेस में ऐसा होगा, क्या होगा, तो उसके लिए कुछ खास कॉन्सेप्ट हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट हैं, स्पेशल कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, स्पेशल केस या स्पेशल कॉन्सेप्ट। तो स्पेशल कॉन्सेप्ट्स क्या है हमारे यहाँ नरेशन के टॉपिक में? टाइटल तो वही हमारा नरेशन ही है क्योंकि नरेशन का टॉपिक चल रहा है। सो बच्चों अब हम रेयर या स्पेशल कॉन्सेप्ट में पहुंच चुके हैं, रेयर केसेस स्पेशल कॉन्सेप्ट के अंदर। तो रेयर केसेस क्या क्या है? सबसे पहला रेयर केस कौन सा है? देखिए पहला रेयर केस बिल्कुल सिंपल है। यदि आपकी देखिए हिंदी में थोड़ी कमजोर है और ज्यादा मुझे इसमें मात्रा वगैरह का ज्ञान नहीं है। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, मैं बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूं ताकि बिगिनर जो है वो आराम से समझ सके और सीख सके। यहां जो है इस वीडियो के माध्यम से मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, मुझे व्यूज के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे यहाँ पे बच्चों को सिखाना है, यह हमारा मिशन है। तो यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सी वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब हर एक डायरेक्ट स्पीच में होती है। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, आपको पता ही है प्रेजेंट में और फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब आएगी तो क्या क्या कंडीशंस बनती हैं। तो फिर क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ना, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, टेंस वो चेंज नहीं करेगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर है? हाँ भाई, कॉन्सेप्ट स्पेशल है, खास है, यूनिक है, इसीलिए मैंने इसके यहां स्पेशल टाइटल लिखा है, रेयर केस या स्पेशल कॉन्सेप्ट लगेगा। आया समझ में? उसमें ये नहीं है कि प्रोनाउन चेंज नहीं होंगे, प्रोनाउन का चेंज होगा, लेकिन किसका चेंज नहीं होगा? टेंस का चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? नंबर 2 स्पेशल केस क्या है? यदि हाँ प्रोवर्बल ट्रुथ हो, उसके बाद या यूटी हो, जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ठीक है,
या फिर आपका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ठीक है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्बल ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, या हैबिचुअल फैक्ट हो, या कौन सा फैक्ट हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, तो क्या चेंज नहीं करेगा, आपका जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, आपका जो टेंस है, ये अगर स्थिति किसी सेंटेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है, स्पेशल कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज फिर नहीं होगा। क्लियर है, जहां एरो के निशान से मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया, ये अगर केस आते हैं, इनके एग्जांपल्स भी दूंगा मैं आपको बाद में, ठीक है। अब नंबर 3 कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ये भी एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है। पास्ट के दो एक्शन, पास्ट में 2 एक्ट हो, पास्ट में 2 एक्ट हो, ओके, और दोनों एक ही समय पर, एक ही समय पर हो, तो या तो दोनों तरफ एक पास्ट कंटिन्यूस इज इक्वल टू पास्ट कंटिन्यूस, या फिर पास्ट कंटिन्यूस इज इक्वल टू पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ऐसी केसेस के अंदर भी अगर ये केस रहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूस दो कार्य एक ही समय पे हो, तो ऐसे केसेस में भी जो है नो चेंज ऑफ टेंस, ठीक है, नो चेंज ऑफ टेंस, ये भी आपका स्पेशल केस है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यदि आपकी इम्प्रोबेबल या हाइपोथेटिकल कंडीशन हो, ठीक है, यदि आपकी क्या हो, नंबर 4 इम्प्रोबेबल या फिर हाइपोथेटिकल कंडीशन हो किसी सेंटेंस में, कंडीशन हो किसी वाक्य में, ये किससे पता चलेगा बच्चों, उस वाक्य की सेंस से पता चलेगा किसी भी वाक्य में, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है। क्लियर है। उसके बाद हाँ, अब रेयर केस में यदि वी का प्रयोग मानव जाति के लिए हुआ है, मानव जाति के लिए हुआ है, तो वी का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बढ़ाते समय प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। क्लियर है।
हाँ भाई, वी का प्रयोग मानव जाति के लिए हुआ है, तो वी का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। क्लियर है? ओके फाइन। उसके बाद आगे क्या है बच्चों, नंबर ये फिफ्थ था, नंबर 5। अब लिखवा रहा हूं नंबर 6। यदि वी आवर एस का प्रयोग यदि किसी अखबार के एडिटर के लिए हुआ है, अखबार के एडिटर के लिए हुआ है, तो वी आवर एस को हम, तो वी आवर एस का प्रोनाउन हम या तो इट में बदलेंगे, वी को तो हम इट में बदल देंगे और आवर को इट्स में बदल देंगे और एस को इट में बदल देंगे। ठीक है, तो इसका चेंज जो है वो इस प्रकार से होगा। ये सिचुएशन आपकी डायरेक्ट स्पीच में रहेगी और ये सिचुएशन है इनडायरेक्ट स्पीच में होगी। हाँ बच्चों, अभी जो मेरे सामने ठीक कैमरा के पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं, आपने अभी तक नरेशन का टॉपिक सैकड़ों बार पढ़ा होगा, लेकिन इतना एडवांस कभी नहीं पढ़ा होगा। तो यस या नो? एक एक चीज आपको खोल के क्लियर करवा रहा हूं। देखिए यहां पे मैंने कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट बताए इस टॉपिक में। ठीक है, अभी इनके एग्जांपल्स लेके आएंगे हम। स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या है? यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। क्लियर है? उसके बाद नंबर